हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स प्लस जीके के मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। ये क्वेश्चन किस तरीके से लिए हैं या ये सीरीज किस तरीके की है उसको एक मिनट समझ लीजिएगा। वर्ष 2023 के जनवरी 2023 से लेकर ये आपके फरवरी 2024 तक के 1000 क्वेश्चन रहेंगे। हर वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर्स के। सिर्फ करंट अफेयर्स के नहीं होंगे, करंट अफेयर्स के साथ साथ सामान्य ज्ञान भी जुड़ी होती है। आप देखते हैं कभी कभी किसी हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है जो रिलेट करता है करंट अफेयर्स से। इसी तरीके से जियोग्राफी का कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है जो रिलेट करता है करंट अफेयर्स से, तो उन क्वेश्चंस को भी शामिल किया गया। अब आपका कोई एग्जाम होगा आगामी, तो जरूरी नहीं है कि आपका सिर्फ 2024 का ही करंट अफेयर्स पूछा जाए। वर्ष 2023 उतना ही महत्वपूर्ण है आपके लिए जितना 2024 महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए इसमें विशेष तौर पर 2023 के क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। और 2023 में ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये कराऊं जनवरी से फिर फरवरी से, उसका वीडियो तो आपको पहले ही मिल चुका है। अभी जैसा कि मिल रहा है जनवरी महीने का पूरा करंट अफेयर्स का एक वीडियो दिया मैंने, उस तरीके से नहीं। अब उसमें आपको कहीं से क्वेश्चन मैंने जनवरी का भी रखा है, तो फिर कहीं अक्टूबर का भी रखा है, फिर कहीं जुलाई का भी रखा है। कोई भी एग्जाम हो, ऐसा नहीं है क्रम से आपको किसी भी एग्जाम में पूछा जाए, तो उसी तरीके की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इस तरीके से इस वीडियो को मैंने डिजाइन किया है, तो ये इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप देखेंगे आगामी एग्जाम में आपको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। और ये फर्स्ट पार्ट है, 50-50 क्वेश्चन होंगे हर वीडियो में और इसके 20 वीडियो आएंगे। वीक में एक वीडियो मैं पूरी कोशिश करूंगा अपलोड हो, और इसका आपको पीडीएफ का बहुत जल्दी रहता है, तो पीडीएफ वीडियो पढ़ने के हर संडे को पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो ये 2023 में आई थी, अभी 24 में नहीं आएगी। अक्टूबर मंथ में ये जारी होती है हुरून इंडिया रिच लिस्ट। तो इसमें पहले स्थान पर थे मुकेश अंबानी, तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरे स्थान पर थे गौतम अडानी। तो ये अक्टूबर 2023 में जारी हुई थी। तो ये आपके 2024 के जो भी एग्जाम होंगे उसमें इस तरीके से क्वेश्चन बनता रहेगा। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति। अब 2024 की अक्टूबर में आएगी, अक्टूबर 2024 में। ये 2023 के अक्टूबर 2023 में जारी हुई थी। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पर देख सकते हैं इनकी नेटवर्थ कितनी है, 8 लाख करोड़ से ज़्यादा अंबानी की है। फिर ये गौतम अडानी की 4 लाख करोड़। जब ये रैंकिंग जारी हुई थी उसी टाइम का ये ग्राफ दिया गया है, तो इसमें आप देख सकते हैं। सीधे सीधे ही पूछा जाता है हुरून इंडिया रिच लिस्ट में पहले स्थान पर या दूसरे स्थान पर कौन से व्यक्ति हैं? तो पहले स्थान पर मुकेश अंबानी, दूसरे स्थान पर गौतम अडानी, इस तरीके से तीसरे स्थान पर साइरस पूनावाला है, इस तरीके से शिव नायडर चौथे स्थान पर है। तो ये आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसके द्वारा प्रोजेक्ट कुइपर को शुरू किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो प्रोजेक्ट कुइपर शुरू किया गया था अमेजन के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रोजेक्ट कुइपर अमेजन की एक उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा है। यह नाम कुइपर बेल्ट से आया है। कुइपर बेल्ट क्या है? जो नेपच्यून की रेखा के बाहर एक बर्फीला क्षेत्र है। इस क्षेत्र का नाम गृह वैज्ञानिक जेरार्ड कुइपर के नाम पर रखा गया था, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले नेपच्यून कक्षा के बाहर इस बर्फीले क्षेत्र को खोजा था। तो इसका नाम फिर कुइपर रखा गया, कुइपर बेल्ट। तो इसी के नाम पर अमेजन ने ये कुइपर प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य है बेहतर कनेक्टिविटी, इंटरनेट का बेहतर उपयोग करना या बेहतर तरीके से लोगों की पहुंच में रखना। जैसा कि यहां पर ऐड है, प्रोजेक्ट कुइपर का लक्ष्य बिना कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच प्रदान करना। अमेजन ने सफलतापूर्वक इसका परीक्षण भी किया। प्रोजेक्ट कुइपर रेमंड वाशिंगटन में एक अत्याधुनिक सुविधा पर आधारित है। यह स्थान 4 से अधिक, यह स्थान जो है इतना बड़ा है कि 4 से अधिक फुटबॉल मैदान के आकार से भी बड़ा है। अनुसंधान और विकास के लिए अमेजन का प्राथमिक मुख्यालय है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, प्रोजेक्ट कुइपर तो अमेजन है। थोड़ा सा डिटेल इसलिए है क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन थोड़ा अच्छे ढंग से समझ सकें, तो ये आप ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार द्वारा माई भारत संस्था को मंजूरी दी गई। माई भारत का पूर्ण रूप क्या है? तो मेरा युवा भारत माई भारत का पूर्ण रूप होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य सरकार द्वारा लेक लड़की यानी प्यारी बेटी योजना शुरू की गई? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेक लड़की या प्यारी बेटी योजना शुरू की गई महाराष्ट्र के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया? तो गंगा डॉल्फिन पहले से ही हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय जीव है, लेकिन अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा या माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा घोषणा की गई थी, गंगा डॉल्फिन अब उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय जीव भी होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, यूपी के सभी एग्जाम के लिए विशेष तौर पर इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने श्रेष्ठा योजना शुरू की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये योजना भी। तो श्रेष्ठा योजना शुरू की गई है सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इस तरीके से मंत्रालय पूछ लिए जाते हैं जब विशेष तौर पर किसी भी योजना को शुरू करता है कोई मंत्रालय। तो श्रेष्ठा योजना सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। यहां पर हमने इससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन ऐड की है। ये सभी इंफॉर्मेशन पीआईबी की जो इंपोर्टेंट वेबसाइट है उससे ली गई है। श्रेष्ठा योजना का उद्देश्य अनुदान सहायता संस्थानों एनजीओ की ओर से, विशेष तौर पर यह श्रेष्ठा योजना एक आपको स्कॉलरशिप प्रदान कराने के लिए है, विशेष तौर पर पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, और उनको आवासीय सुविधाएं भी और पढ़ने के लिए आगे उनको विशेष तौर पर छात्रवृत्ति प्रदान की जा सके, इससे संबंधित है ये। तो यहां पर ये ऐड किया गया है। श्रेष्ठा योजना का उद्देश्य अनुदान सहायता संस्थानों के प्रयासों और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान कर रहे आवासीय उच्च विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के विकास संबंधित हस्तक्षेप को पहुंच को बढ़ाना है। सेवा से वंचित अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में कमियों को दूर करना, और इस योजना का लक्ष्य 12वीं कक्षा तक शिक्षा पूरी करने के लिए सीबीएसई राज्य बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त श्रेष्ठ निजी विद्यालयों को 9वीं और 11वीं कक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, अनुसूचित जातियों और का सामाजिक आर्थिक उत्थान व समग्र विकास करना है। इसके अलावा आवासीय गैर आवासीय विद्यालयों और पर्याप्त अवसंरचना वाले छात्रावासों के संचालन व एससी छात्रों के लिए अकादमिक गुणवत्ता बनाए रखने के लिए गैर सरकारी संगठनों स्वैच्छिक संगठनों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ये सभी इंफॉर्मेशन हमने पीआईबी की साइट से ली है। अब इसका मतलब आप मोटा मोटा समझ लीजिए, श्रेष्ठा योजना छात्रवृत्ति से संबंधित है। विशेष तौर पर यह अनुसूचित जातियों से के लिए योजना लाई गई है। उनको शिक्षा के क्षेत्र में तो सारी की सारी सुविधाएं प्रदान की जाए। पहले 2 चरणों में है ये। पहली है 9-10 से लेके 11-12 तक, फिर अगर कुछ अच्छे बच्चे हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं 9 to 12 तक, फिर उनको आगे की पढ़ाई के लिए भी स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी और साथ ही साथ आवासीय सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। ये मतलब है इसका। मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किस संगठन ने मिशन हर पेमेंट डिजिटल लॉन्च किया? तो मार्च 2023 में ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मिशन हर पेमेंट डिजिटल लॉन्च किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शक्तिकांत दास के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 मार्च 2023 को डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया। इस अभियान की थीम थी डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ। ये बहुत अच्छी थीम है, ये ध्यान रखिएगा। मार्च 2023 में जो मिशन हर पेमेंट डिजिटल लॉन्च किया गया आरबीआई के द्वारा, इसकी थीम थी डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ। भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया? तो भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर की बात हो रही है, अमेरिका में बनाया गया। पहला सबसे बड़ा हिंदू मंदिर या दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर तो कंबोडिया में है, उसको विश्व विरासत हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है, आपको मालूम होगा। लेकिन यहां पर यह क्वेश्चन बन रहा है एग्जाम्स में, भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, तो ये अमेरिका में बनाया गया है। और ये अक्षरधाम जो संस्था है स्वामी नारायण जी की, उनके द्वारा बनाया गया है। उनका दिल्ली में भी है बहुत ही भव्य मंदिर, गुजरात में भी है। इस तरीके से आपको पता होगा। 8 अक्टूबर 2023 को इसका उद्घाटन भी हो गया। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन केरल में हुआ। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला डॉक्टर सामिया सुलह हसन किस देश की राष्ट्रपति बनी? तो इन्होंने जवाहरलाल नेहरू से इनको डॉक्टर मानद की उपाधि मिली। इसके अलावा बताया जाता है इन्होंने एक भारत से पढ़ाई भी की है, शिक्षा भी ग्रहण किया। आईटीसी का एक प्रोग्राम होता है, उसको भी इनके पास डिग्री है। तो ये तंजानिया की बन गई हैं राष्ट्रपति। तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति का शायद दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था, उसके बाद इनको राष्ट्रपति पद मिला। तो डॉक्टर सामिया सुलह हसन तंजानिया की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं और इनको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त हुई है। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं मध्य में है, ये हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, और ये हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। इनके मध्य में है क्योंकि ये भारतीय दौरे पर आई थी, उसी टाइम इनको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में डॉक्टर मानद की उपाधि
प्रदान की गई थी। और इनका नाम आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर सामिया सुलूह हसन, तंजानिया की राष्ट्रपति। भारतीय शास्त्रीय संगीतकार राशिद खान का निधन हुआ। राशिद खान किस घराने से संबंधित हैं? तो राशिद खान जी रामपुर सहेसवान घराना से संबंधित हैं। रामपुर सहेसवान घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक पुराना घराना है। यह उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहेसवान शहरों में केंद्रित है। इस घराने के संस्थापक थे उस्ताद इनायत हुसैन खान। इनका नाम भी ध्यान रखना है। और ये आप जो इमेज में देख रहे हैं ये हैं महान संगीतकार राशिद खान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उग्रम असॉल्ट राइफल भारत के किस संगठन द्वारा बनाई गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं ये है उग्रम असॉल्ट राइफल। ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, मिल भी रहा होगा। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई ये उग्रम असॉल्ट राइफल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उग्रम असॉल्ट राइफल एक स्वदेशी असॉल्ट राइफल है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा डिजाइन किया गया है। यह राइफल भारतीय सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस बलों के लिए डिजाइन की गई है। इसकी क्षमता है 7.62 × 51 मिलीमीटर, प्रभावी सीमा 500 मीटर, वजन 4 किलोग्राम से भी कम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप वीडियो को पॉज करिएगा और डीआरडीओ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि ये कमेंट डीआरडीओ के बारे में हम डेली करंट अफेयर्स वाली वीडियो में आपको बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, डेली करंट अफेयर्स वाली वीडियो 15 मिनट की वीडियो होती है। डेली आपको 15 क्वेश्चन उसमें मिलते हैं। उसको डेली समय निकालकर पूरे 24 घंटे में एक बार 15 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं। देखा कीजिए, आप देखेंगे बहुत कम समय में आपकी करंट अफेयर्स तो अच्छी होगी, साथ ही साथ आपके जीके भी बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा। चाहे किसी भी श्रेणी के एग्जाम में बैठ रहे हैं आप, करंट अफेयर्स का वेटेज तो है ही, और आप देखेंगे आपके सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सही होंगे अगर आप डेली करंट अफेयर्स वाली वीडियो देखते रहेंगे। ये क्वेश्चन तो आपके रिवीजन के तौर पर हैं ही, एक्स्ट्रा बूस्टर के तौर पर ये तो आपको हेल्प करेंगे, लेकिन पूर्ण मजबूती तो आपको डेली करंट अफेयर्स की जब वीडियो देखते रहेंगे तभी होगी। तभी आप 100% करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सही कर पाएंगे। और ये आपके रिवीजन के रूप में या टेस्ट के रूप में देखते रहिएगा, इससे आपको एक अच्छा मिलता रहेगा कंटेंट। निम्नलिखित में से किस भारतीय हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया 2024 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये हैदराबाद का हवाई अड्डा है, बेगनपेट हवाई अड्डा। इस पर यह आयोजित किया गया है। यहाँ पर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो वर्तमान में भी मंत्री हैं, इनके ही पास है ये चार्ज, तो इन्होंने इसका उद्घाटन भी किया था। भारतीय हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया 2024 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन जो हुआ वो हुआ बेगनपेट हवाई अड्डे पर, ये हैदराबाद में। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार मिला? तो आप शहरों के नाम तो जानते ही हैं, इंदौर और सूरत विशेष तौर पर ध्यान रखने। और इंदौर तो बहुत लंबे समय से लगातार अपनी पोजीशन फर्स्ट पर कायम किए हुए है। इस वर्ष 2023 में इंदौर के साथ साथ सूरत भी फर्स्ट पोजीशन पे था, पहली बार सूरत आया। तो इसमें बात हो रही है, इंदौर सूरत की बात नहीं हो रही, राज्य शब्द जुड़ा हुआ है विशेष तौर पर। तो राज्य महाराष्ट्र पहले पे है, मध्य प्रदेश दूसरे पे है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इस क्वेश्चन में, मध्य प्रदेश करके आ जाएंगे इंदौर से रिलेट करके, लेकिन राज्य महाराष्ट्र पहले पर और दूसरे पर मध्य प्रदेश है। इसकी थीम थी वेस्ट टू वेल्थ, ये थीम जरूर ध्यान रखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की जो थीम थी वह थी वेस्ट टू वेल्थ। इसमें कचरे के प्रभावी प्रबंधन पर जोर दिया गया था, ये भी ध्यान रखना है। वर्ष 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जो दिए गए उसमें राज्य महाराष्ट्र रहा, दूसरे पर मध्य प्रदेश रहा, शहरों में आपका इंदौर और सूरत रहा संयुक्त रूप से। उसके अलावा थीम इसकी जो है वेस्ट टू वेल्थ है, और इसमें जो ध्यान दिया गया, ध्यान केंद्रित किया गया, वो किया गया कचरे के प्रभावी प्रबंधन पर विशेष तौर पर। ये सब पॉइंट बनते रहते हैं क्वेश्चन में। किस राज्य ने जनवरी 2023 में वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल, 23 नहीं 24 होगा, चौथे की बात हो रही है तो, क्योंकि 23 में तो तीसरा हुआ था, संस्करण मनाया गया। तो किस राज्य ने जनवरी 2024 में वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल का चौथा संस्करण मनाया? तो ये नागालैंड में मनाया गया है, जहां पर आपका हॉर्नबिल का त्योहार मनता है। और ये तीसरा होता है 23 में, इतने ध्यान है, 24 में चौथा हुआ था संस्करण, ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये अटल सेतु भारत का वर्तमान में सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। वैसे भी पूछ लिया जाए भारत का सबसे लंबा पुल तो भी अटल सेतु का नाम आता है। यह पुल लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल है, जिसकी लंबाई समुद्र के ऊपर 16.5 किलोमीटर और जमीन पर लगभग 5.5 किलोमीटर है। इस तरीके से ये इमेज जो आप देख रहे हैं ये अटल सेतु की ही इमेज है, इसको हमने ऐड किया है यहाँ पर।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। भारत के 3 राज्यों पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का काम करता है। 11 जनवरी को नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे मनाया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी की रोकथाम से संबंधित है? इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको ऐड किया है। तो ये अनुच्छेद आपका 23 संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा 11 जनवरी को नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार में महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना शुरू की गई थी? तो ये लाडली बहना योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी। बहुत ही अच्छी योजना बताई गई और शायद इसी योजना की वजह से मध्य प्रदेश में दोबारा से गवर्नमेंट रिपीट हो गई। वर्तमान में मोहन यादव जी वहां के सीएम हैं। तो ध्यान रखना है, इस योजना का उद्देश्य राज्य में महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाना, उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति को सुधार करना। मध्य प्रदेश सरकार ने 5 मार्च 2023 को महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए लाडली बहना योजना शुरू की थी। योजना के अंतर्गत 23 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की जो महिलाएं थी, जो मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाएं थी, उनके खातों में प्रतिमाह 1000 रुपए दिए जाते थे। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलता था जिनका परिवार वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम थी, इनके पास या 5 एकड़ से कम जमीन थी। काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछी जाएगी ये लाडली बहना योजना। इसके अलावा एक लड़की योजना आई थी आपको, प्यारी बिटिया योजना, वो महाराष्ट्र की थी। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनते रहते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सेंथिल पार्डियान को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 3 वर्ष तक इनका कार्यकाल चलेगा। ये जो आप इमेज में दिख रहे हैं यही है सेंथिल पार्डियान। केंद्र सरकार ने IAS अधिकारी सेंथिल पार्डियान सी को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन के राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 31 मार्च 2024 को WTO में भारत के राजदूत के रूप में ब्रजेंद्र नवनीत के कार्यकाल के समापन के बाद शुरू होगी और ये 3 वर्ष तक रहेंगे। तो आप क्वेश्चन पूछा जाए विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो सेंथिल पार्डियान है। इससे पहले ये उत्तर प्रदेश में ही एक आधिकारिक पद पर विशेष तौर पर कार्यरत थे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ? तो बासुकीनाथ झा को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संजीव जी हैं, उनको उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए 2023 का जो है हिंदी का पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और बासुकीनाथ झा जी का जो था, इनका था निबंध संग्रह, उसका नाम था बोध संकेतन, उसके लिए इनको ये मिला मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार। और संजीव को मिला मुझे पहचानो की कृति है इनकी उपन्यास, उसके लिए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार। नीलम शरण गौड़ को जो उपन्यास था रिक्किंग इन राग जानकी, अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ये आपको ध्यान रखना है। उर्दू का जो मिला है सादिका नवाब शहर को मिला है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इनका जो उपन्यास है राजदेव की उमराई, उसके लिए ये सब पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। हिंदी का भी, उर्दू का भी, मैथिली का भी और इसके साथ साथ अंग्रेजी का भी, ये सब ऐड किया गया है। जब PDF मिले तो एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लीजिएगा। इतना समय तो आप निकाल ही सकते हैं, एक वीक में एक PDF बड़े आसानी से पढ़ते रहें। देश का सबसे बड़ा नगर वन उत्तर प्रदेश के किस स्थान की मंदिर नगरी में विकसित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के वृंदावन में। वृंदावन मथुरा से आपने देखा यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ, कितने क्वेश्चन पूछे गए, हर शिफ्ट में क्वेश्चन था, विशेष तौर पर इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्वेश्चन देखने को जो मिल रहे हैं विशेष तौर पर भगवान श्री कृष्ण या हमारे आराध्य सबके राम प्रभु, इनसे बन रहे हैं आपके क्वेश्चन। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली पूछ ली गई थी सीधे सीधे मथुरा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगामी एग्जाम्स में भी देखने को मिलते रहेंगे। डॉक्टर S जयशंकर जी ने अप्रैल 2023 में किस देश में बूजी पुल का उद्घाटन किया? तो ये बूजी पुल का उद्घाटन जो किया है डॉक्टर S जयशंकर जी ने अप्रैल 2023 में मोजाम्बिक में किया है, मोजाम्बिक में किया। डॉक्टर S जयशंकर जी हमारे देश के विदेश मंत्री हैं वर्तमान में, आप सभी को पता होगा। इनके द्वारा ये मोजाम्बिक में बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया। भारत की सहायता से ये बनाया गया है मोजाम्बिक में बूजी ब्रिज। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बूजी ब्रिज किस देश में है? तो ये मोजाम्बिक में है। बूजी ब्रिज 700 मीटर लंबा सस्पेंशन ब्रिज है जो बूजी नदी तक फैला है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये चिबाबाबा और मोफबिंस शहरों को जोड़ता है। राजधानी जो मोजाम्बिक की है वो मोपुटा है। मोजाम्बिक मेटिकल यहाँ की मुद्रा है। राष्ट्रपति हैं फिलिप न्यासी, ये ध्यान रखिएगा। सितंबर 2023 को भारत और किस देश ने सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो
तो ये अर्जेंटीना ने की है भारत के साथ। सितंबर 2023 में सामाजिक सुरक्षा समझौता जो हुआ है भारत और अर्जेंटीना के मध्य हुआ है। यह समझौता भारत में वृद्धावस्था, उत्तरजीवी पेंशन और नियोजित व्यक्तियों के लिए स्थायी कुल विकलांगता पेंशन के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के अंशदायी लाभों से संबंधित अर्जेंटीना में कानून पर लागू होता है। सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है, भारत और अर्जेंटीना के मध्य सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं सितंबर 2023 में। किस संस्था ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2024 जारी किया? तो ये जो जारी किया गया है ILO के द्वारा जारी किया गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये जो बताता है किस तरीके से बेरोजगारी है, किस तरीके से स्थिति है वर्तमान में जॉब्स की वगैरह की, इस तरीके का ये जारी होता है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2024 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया है। ILO के बारे में आपको पता होना चाहिए, 1969 में इसको नोबेल पुरस्कार मिला था, मतलब शांति के लिए। ये काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा जाता है, ये इसलिए मुझको ध्यान है। और पहले विश्व युद्ध के बाद 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन ये आया था ज़्यादा मतलब फोकस में 1945-46 में शायद, इस तरीके से है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या हमने ऐड किया है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 2024 रिपोर्ट विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रुझान 2024 इस बात पर प्रकाश डालती है कि 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर बढ़ने की उम्मीद है। इस रिपोर्ट का अनुमान है कि 2024 में वैश्विक स्तर पर 2 मिलियन बेरोजगार लोग और जुड़ जाएंगे। 2 मिलियन तो मुझे लगता है अकेले भारत से ही जुड़ जाएंगे, जिसमें 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर बढ़कर 5.2% हो जाएगी। 2023 में यह 5.1% की दर से थोड़ा अधिक है। यानी कि 2023 में जो इसने बेरोजगारी दर बताई थी वो बताई थी 5.1%, 2024 में 5.2% के अनुमान लगाया है। अरमलम वन्यजीव अभयारण्य में पक्षी जनगणना ने 161 नई प्रजातियों की पहचान की। अरमलम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि यहाँ पर 161 नई प्रजातियों की पहचान हुई है। अपने आप में एक अच्छी चीज़ है, जैव विविधता की दृष्टि से देखा जाए तो, पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो ये अरमलम वन्यजीव अभयारण्य डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा किस राज्य में, तो ये केरल में है। इस अरमलम वन्यजीव अभयारण्य में हाथियों के झुंड, चित्तीदार हिरण, नीलगिरी लंगूर, हनुमान लंगूर, ये सब प्रजातियां विशेष तौर पर पाई जाती हैं। काफ़ी अच्छा है। अरमलम वन्यजीव अभयारण्य केरल में है। यहाँ पर 161 नई प्रजातियों की पहचान की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा नमस्ते योजना का सही विस्तार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नमस्ते योजना नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम, इसका जो है विस्तार है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ध्यान रखना है। केंद्रीय बजट 2023-24 में नमस्ते योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। आवास और शहरी मंत्रालयों के मामलों के मंत्रालय और सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य असुरक्षित सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई प्रथाओं को खत्म करना है। एक फिल्म आई थी, आपने देखी हो तो, उसका नाम था गुठली करके। उसमें इस चीज़ को दिखाया गया किस तरीके से ये सेप्टिक टैंक जो होते हैं आपके सीवर, इनको साफ करने वाले हैं जो जिस समुदाय के लोग, उनको कितनी ज़्यादा परेशानी होती है, उससे संबंधित या उसके समाधान के लिए ये नमस्ते योजना है। ध्यान रखना है। इसकी फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। किस राज्य सरकार द्वारा रामलला दर्शन योजना शुरू की गई? तो रामलला दर्शन योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अपशिष्ट से कला, स्क्रैप से मूर्तिकला प्रदर्शनी किस स्थान पर आयोजित की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अपशिष्ट से कला, स्क्रैप से मूर्तिकला प्रदर्शनी नई दिल्ली में आयोजित की गई है। किससे संबंधित प्रदर्शनी? ये जो प्रदर्शनी लगाई गई थी, इसमें जो भी मूर्तियां थीं या जो भी वस्तुएं इन्होंने बनाई थी, वो सब जो वेस्टेज की चीज़ें हैं उन सब से बनाई थी। जो खराब चीज़ें हैं, फेंकी गई चीज़ें हैं, जैसे बोतलें हो गई या और भी किसी चीज़ को हम जैसे वेस्टेज के तौर पर फेंक देते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कूड़े के तौर पर फेंक देते हैं, उनसे बनाई गई थी जो भी मूर्तियाँ बनाई गई थी। जैसे किसी भी जीव की बना ली, शेर की बना ली, चीते की बना ली, और भी चीज़ की बना ली, कहीं पर और भी चीज़ों की बनाई गई थी, बहुत सी चीज़ों की। तो वो इस तरीके से प्रदर्शनी लगाई गई थी। तो ये ध्यान रखना है। दिल्ली की ललित कला अकादमी में यह आयोजित की गई थी। यह प्रदर्शनी संस्कृत मंत्रालय के विभिन्न संगठनों की बेहतरीन रचनात्मकता पहलों को दिखाया था। संस्कृत मंत्रालय के द्वारा आयोजित की गई प्रदर्शनी थी।
निम्नलिखित में से किस गवर्नर को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो भारत के अभी वर्तमान के आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया गवर्नर ऑफ द ईयर वर्ष 2023 में। इनसे पहले 2015 में रघुराम राजन जी को भी ये पुरस्कार मिल चुका है। भारत के दूसरे ये गवर्नर हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है, शक्तिकांत दास जी। वर्तमान में आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं ये शक्तिकांत दास जी। मार्च 2023 में किस राज्य को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन जो मिली है मेघालय को मिली मार्च 2023 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा ध्यान रखना है। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात की जाए तो ये 3 फरवरी 1925 को चली थी। भारत की पहली ट्रेन तो 1853 में आपको ध्यान होगा मुंबई टू ठाणे चली थी, लेकिन यहां बात हो रही है इलेक्ट्रिक ट्रेन की। तो इलेक्ट्रिक ट्रेन जो भारत की पहली चली थी वो 3 फरवरी 1925 को शुरू हुई थी। यह मुंबई के विक्टोरिया टर्मिनल से कुर्ला हार्बर के बीच चली थी, ये ध्यान रखिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मेघालय में जब पहली बार चली है मार्च 2023 में कोई इलेक्ट्रिक ट्रेन, ये कहां पर चली है? दुधनई मेदी पाथर। ये मेदी पाथर एकमात्र मेघालय का रेलवे स्टेशन है। यह इस लाइन खंड से अभ्यूपुरी पंचरत्न डबल लाइन खंड तक चली है, विद्युतीकृत काम हुआ। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक 7वीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक जो है 2023 में 70.25 स्कोर के साथ भारत समग्र रूप से 7वें और डेनमार्क के बाद 4थे स्थान पर है। पहले 3 स्थानों पर किसी को स्थान नहीं दिया गया। किसी भी देश ने इतना अच्छा जलवायु परिवर्तन में प्रदर्शन नहीं किया है, या बात पर्यावरण की दृष्टि से किसी ने इतना अच्छा काम नहीं किया है, इतना अच्छा स्कोर हासिल नहीं किया है कि उन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक पे रखा जाए। सीधे 4थी रैंक पे रखा गया डेनमार्क को, उसके बाद एस्टोनिया, फिलीपींस और 7वें नंबर पर भारत। किसी भी देश ने समग्र रूप से बहुत ऊंची रेटिंग हासिल नहीं की, इसीलिए शीर्ष 3 स्थान इसमें खाली रखे गए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में, ध्यान रखना है। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन जो किया गया विशाखापट्टनम में किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम में अब तक के सबसे बड़े बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन किया। 16 फरवरी से 27 फरवरी तक यह अभ्यास चला। 50 देशों की नौसेनाओं ने इसमें भाग लिया। नौसेना अभ्यास का यह 12वां संस्करण 2 प्राथमिक चरणों में आयोजित हुआ। पहला बंदरगाह में, दूसरा समुद्र के अंदर। इस तरीके से ये सीधे सीधे ध्यान रखना है। मिलान 2024 विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास था। 2023 एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 एशियाई खेलों में भारत ने 107 पदक जीते और 4थे स्थान पर रहा पदक तालिका में भारत। चीन के हांगजाओ में यह खेल आयोजित किए गए थे, जिसमें पहली बार एशियाई खेलों में भारत ने 100 से अधिक पदक जीते, जिसमें 28 स्वर्ण पदक थे, 38 रजत पदक थे और 41 कांस्य पदक थे। ये ध्यान रखना है। प्रत्येक 4 साल पर यह टूर्नामेंट होता है, लेकिन 2022 में कोरोना की वजह से नहीं हुआ था, इसलिए 2023 में इसको आयोजित किया गया, जिसमें भारत ने 4थी पोजीशन हासिल की। चीन में आयोजित हुआ तो चीन तो पहले नंबर पर रहना ही था, ध्यान रखना है। उसके दूसरे नंबर पर जापान था, तीसरे पर दक्षिण कोरिया और 4थे पर अपना प्यारा देश भारत। किस देश की संसद ने विवादास्पद ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक पारित किया? श्रीलंका। मैंने देखा अभी पुलिस का एग्जाम हुआ, श्रीलंका से भी कई क्वेश्चन पूछे गए। श्रीलंका के समझौते आपको ध्यान रखना है। श्रीलंका से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ध्यान रखने, काफी इंपॉर्टेंट है ये। श्रीलंका का क्रिकेट बोर्ड जो निलंबित कर दिया गया था, फिर से बहाल कर दिया गया था, फिर वो सब भी क्वेश्चन थे और भी कई क्वेश्चन थे। निम्नलिखित में से किसने अगस्त 2023 में कोलकाता में G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया? तो ये बैठक को संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इस बैठक में G20 सदस्यों, 10 आमंत्रित देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 154 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और ये मतलब किस पे आधारित थी? भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रिपरिषद पर आधारित थी, G20 से संबंधित थी। तो ये कोलकाता में आयोजित हुई। ये कोलकाता में आयोजित हुई, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह का गठन साल 2010 में किया गया था। इसका मकसद G20 नेताओं को भ्रष्टाचार विरोधी सलाह देना था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अगस्त 2023 को कोलकाता में हुई G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रिस्तरीय बैठक को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया था। इस बैठक की अध्यक्षता विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की थी। आपको ये भी ध्यान रखना है किसने की थी इस बैठक की अध्यक्षता तो की थी किसने, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, लेकिन इसको संबोधित नरेंद्र मोदी जी ने किया वर्चुअल तरीके से। ये ध्यान रखिएगा। कौन सा देश एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 का हिस्सा नहीं था? तो सी ड्रैगन 2024 का हिस्सा चीन नहीं था। इसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इसके अलावा दक्षिण कोरिया भी है, कनाडा भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी है। ये देश हैं जो कि इसका हिस्सा हैं एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 का, जो विशेष तौर पर कार्य करते हैं या इसका उद्देश्य है चीन और उत्तर कोरिया के खतरों से निपटने के लिए। दक्षिण कोरिया तो इसका पार्ट है, उत्तर कोरिया नहीं है, इतना ध्यान रखना है। तो इन देशों के बीच गठबंधन को मजबूत करना है, जिससे कि चीन और उत्तर कोरिया जो विशेष तौर पर हावी रहते हैं दूसरे देशों पर कभी भी अच्छा संबंध स्थापित करने की जगह उग्र माहौल रखते हैं। तो ये है। भारतीय नौसेना के उन्नत P-8I विमान ने प्रतिष्ठित एंटी सबमरीन वॉरफेयर अभ्यास सी ड्रैगन 24 में भाग लिया। तो भारतीय नौसेना के उन्नत P-8I विमान ने इसमें भाग लिया, ये भी ध्यान रखना है। फायर ऑन द गंगा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये राधिका अयंगर के द्वारा लिखी गई। ये जो आपको इमेज में दिख रही है ये है राधिका अयंगर। इन्होंने ये पुस्तक लिखी फायर ऑन द गंगा। विशेष तौर पर जब कोविड में बहुत सारी मौतें हो गई थी ऑक्सीजन वगैरह की कमी से, तो हमने गंगा नदी के किनारे ऐसा भयावह दृश्य देखा, कई लाशों को इस तरीके से बहा दिया गया, ऐसे ही जला दिया गया था। उसी चीज को वर्णन करती है ये पुस्तक, उसी के ऊपर है ये पुस्तक फायर ऑन द गंगा, राधिका अयंगर की। बहुत अच्छी पुस्तक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा गया क्वेश्चन था। आपको ध्यान होगा तो स्वामी विवेकानंद जी से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे गए थे 2-3 शिफ्ट में लगातार। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सीधे सीधे इजी लग सकता है लेकिन है इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसको ऐड किया गया। वर्ष 1984 में भारत सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया था और 1985 से प्रत्येक वर्ष इसको मनाया जा रहा है। वर्ष 2023 के लिए इसकी थीम जो थी वो थी विकसित युवा विकसित भारत। इसको ध्यान रखना है। 2024 के लिए इसकी थीम है इट्स ऑल इन माई माइंड, इन द माइंड। इसका मतलब सब कुछ मेरे दिमाग में है या सब कुछ आपके दिमाग में। शायद ये थीम भी पूछ ली गई थी आपके पुलिस के एग्जाम में, क्लियर नहीं है मुझको, लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चन थे। स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि पर यह मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का बारे में तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। उत्कृष्ट हिंदी साहित्यिक कृति यादें यादें और यादें के लिए 33वें व्यास सम्मान पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो ये पुष्पा भारती को चुना गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं ये हैं पुष्पा भारती जी, और इनका ये जो कृति है यादें यादें और यादें, इसके लिए इनको वर्ष 2023 का 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया है। व्यास सम्मान पुरस्कार किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है पता हो तो तुरंत कमेंट कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, लिखिएगा इस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं, वर्ष 33-34 वर्ष के हैं ये करीब करीब, गैब्रियल अटल, और ये फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री के साथ ही फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री भी हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति तो इमैनुअल मैक्रोन है, जो कि 26 जनवरी 2024 को भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अभी हाल ही में फ्रांस ने अपने संविधान में गर्भपात को शामिल किया है, या महिलाओं को एक अधिकार दिया है, अपना संवैधानिक अधिकार गर्भपात। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है फ्रांस से संबंधित, इनको ध्यान रखना है। चर्चा में रहा कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना था? ये अक्टूबर माह में चर्चा में आ गया था, मुझे ध्यान है, क्योंकि अक्टूबर माह में ये कुछ विवाद चल रहा था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच, इसके जल को छोड़े जाने से संबंधित, तभी ये कृष्णराज सागर बांध काफी चर्चा में आ गया था। तो ये कावेरी नदी पर है और भारत का पहला बांध के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि भारत के पहले इंजीनियर जो थे, जो सर एम विश्वेश्वरैया जी, जिनकी जन्मतिथि वाले दिन 15 सितंबर को जो है इंजीनियर डे मनाया जाता है भारत का, तो उनके द्वारा
जब ये बांध तैयार किया गया था, जब भारत के पास किसी प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, बताया जाता है किसी प्रकार की ऐसी कोई फैक्ट्री भी नहीं थी सीमेंट के संबंधित, तो बिना सीमेंट के इतना बेहतरीन उन्नत किस्म का ये बांध तैयार किया गया था, जो कि सब उस टाइम अंग्रेज भी जो थे, उनके भी सारे जो लोग थे टेक्नोलॉजी से या जो भी जानते थे वो भी भौचक्के रह गए थे। तो डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया जी, जो कि भारत रत्न भी हैं, उनको भारत रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है, उन्होंने इसका निर्माण किया था। मैसूर में है ये, कर्नाटक में विशेष तौर पर। तो कृष्ण राजा वाडियार चतुर्थ उस टाइम वहाँ के महाराजा थे, तो कृष्ण राजा वाडियार बांध के रूप में भी इसको जाना जाता है, कृष्ण राज सागर बांध और कृष्ण राजा वाडियार सागर बांध, इस तरीके से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कावेरी नदी पर है। 14 अक्टूबर 2023 को भारत के बाहर किस देश में विशालतम अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो 14 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका में मैरीलैंड में ये अनावरण किया गया था। अंबेडकर जी की, बाबा साहब जी की प्रतिमा का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने ऐड किया, भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की विशालतम प्रतिमा का मैरीलैंड में अनावरण किया गया। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम की 19 फुट की इस प्रतिमा का प्रसिद्ध कलाकार और मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया है, जिन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में स्थापित सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रतिमा को भी बनाया था। निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो ये INS वागीर को किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। वागीर नाम की एक रेत की मछली से लिया गया है, ये वागीर एक मछली का नाम होता है। निम्नलिखित में से किस फिल्म को 69वें में राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो ये जो दिया गया है रॉकेटरी द नम्बी इफेक्ट, इसको दिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉकेटरी द नम्बी इफेक्ट को 69वें राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अल्लू अर्जुन यहाँ पर अभिनेता बने बेस्ट एक्टर, आलिया भट्ट और कृति सेनन शायद बेस्ट एक्टर्स थी इसमें, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंकज त्रिपाठी का नाम भी था इसमें, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। मार्च 2023 में भारत और मालदीव के बीच चौथी रक्षा सहयोग वार्ता में आयोजित की गई थी। तो ये मार्च 2023 में भारत और मालदीव के बीच चौथी रक्षा सहयोग वार्ता मालदीव की राजधानी माले में आयोजित की गई थी। तब इतना विवाद नहीं था, लेकिन फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए, फिर उन्होंने कुछ तस्वीरें पोस्ट की, फिर मालदीव के कुछ मंत्रियों ने उन पर कमेंट की, फिर तो मालदीव चर्चा में आ गया एकदम हाईलाइट के रूप में। करीब करीब 1 महीने तक ही चर्चा में रहा, एक्स अकाउंट पर भी ट्रेंड किया और अलग अलग तरीके से उस पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड है मालदीव, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब स्थिति सामान्य हो गई, अब इतना मालदीव नहीं उछल रहा है, भारत और मालदीव के संबंध सुधरते हुए मालूम पड़ रहे हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक का आयोजन भारत में ही होगा, ये जून जुलाई महीने में होगा शायद, तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 47 है, 27वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये महाराष्ट्र के नासिक में किया गया 27वें राष्ट्रीय युवा उत्सव। अभी हमने युवा दिवस की बात की, युवा दिवस से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम है और जनवरी माह में किया जाता है। तो नासिक महाराष्ट्र में 12 से 16 जनवरी 2024 को प्रतिष्ठित 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी नासिक के द्वारा की गई। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस कार्यक्रम में किसी एक राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाता है, इसलिए हर साल राष्ट्रीय युवा सप्ताह के दौरान एक अलग राज्य में होता है, यानी कि हर वर्ष कोई एक राज्य इस कार्यक्रम का आयोजन करता है, राष्ट्रीय युवा उत्सव का, और हर वर्ष एक अलग राज्य के द्वारा इसका आयोजन होता है। वर्ष 2024 में इसका आयोजन नासिक के द्वारा या महाराष्ट्र में हुआ है। इसकी थीम थी वर्ष 2024 में मेरा भारत विकसित भारत @2047, युवाओं द्वारा युवाओं के लिए। इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है, माई भारत विकसित भारत @2047 बाय द यूथ फॉर द यूथ, इसकी थीम है। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2023 में स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया? तो स्मार्ट कार्यक्रम जो है जनवरी 2023 में आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। स्कोप फॉर मैन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च एंड टीचिंग प्रोफेशनल, इसका उद्देश्य मतलब इसकी फुल फॉर्म है, इसका उद्देश्य आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से प्राथमिकता वाले स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। 9 जनवरी 2024 को लैंड एडवेंचर के लिए तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? वर्ष 2022 के लिए दिया गया है, 2024 में ये पुरस्कार।
तो ये सविता कंसवाल को मिला है। और ये सविता कंसवाल हैं उत्तराखंड की, इनका निधन हो चुका है, मरणोपरांत इनको ये पुरस्कार मिला। और हिमाचल प्रदेश के प्रवीर सिंह, उनको भी ये पुरस्कार मिला है। तो इस तरीके से ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं। इनके माता पिता ने ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये पुरस्कार इनकी ओर से ग्रहण किया है। ये आपको इमेज में दिख रही हैं, ये हैं सविता कंसवाल। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। सविता कंसवाल का नाम। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 में पदक तालिका में जम्मू कश्मीर शीर्ष पर रहा। जम्मू कश्मीर के बाद महाराष्ट्र था दूसरे स्थान पर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश था। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चन। हमने 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो आपके 2023 में वर्ष से भी लिए हैं, और भी हमने इस तरीके से क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। पूरे 1000 क्वेश्चन की ये सीरीज रहेगी। एक वीडियो में 50 क्वेश्चन होंगे जो वर्ष 2023 में अलग अलग मंथ से लिए जाएंगे, जिससे कि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। तो आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे फीडबैक कीजिएगा। एक क्वेश्चन है, इसका आंसर करना है। प्रसिद्ध वार्षिक मेला गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।